नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो है टमाटर की उन्नत खेती के बारे में जो है चर्चा करेंगे। टमाटर जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत प्रचलित सब्जी है और टमाटर की खेती करके जो है किसान भाई बहुत अच्छा जो है पैसा इसके माध्यम से कमा रहे हैं। तो जो भी नए किसान हैं जो टमाटर की खेती करना चाहते हैं और उसके संबंध में जो जानकारी चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी जानकारी जो है मैं उनको देने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, आज जो है अपन टमाटर की खेती के संबंध में शुरू से लेकर के अंत तक जो भी क्रियाएं की जाती है उन सब के बारे में जो है जानेंगे वन बाय वन करके। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाई, जैसा कि जानते हैं कि टमाटर की खेती वैसे साल भर करी जा सकती है। एक टमाटर की खेती तो अपन जो है पॉली हाउस के अंदर करते हैं, एक जो है अपन खुले खेत में कैसे करते हैं। तो आज जो है मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कि खुले खेत में जो है टमाटर की खेती कैसे की जाए, क्या क्या उसके अंदर आवश्यक क्रियाएं जो है अपन उसके पूरे जीवन चक्र में करते हैं। तो सबसे पहले जो है अपन शुरुआत करें खेत की तैयारी से। खेत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है और खेत की तैयारी में भी जो है उसके अंदर जो खाद मुख्य रूप से डाला जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देसी खाद की महत्ता को जो है किसानों को समझ लेना चाहिए कि चाहे किसी भी फसल की आप खेती कर रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जी किसी भी फल वृक्ष की आप खेती कर रहे हैं, देसी खाद अच्छा सड़ा हुआ उसके अंदर डालना बहुत मस्ट है। अभी भारत में क्या हो रहा है, किसान जो है रासायनिक खादों का अत्यधिक जो है प्रयोग कर रहे हैं। अंधाधुंध प्रयोग से जो है मृदा जो है ख़राब होती जा रही है। तो जितना ज़्यादा मृदा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर या फिर कार्बनिक पदार्थ होगा उतनी ही फसल जो है उसमें बढ़िया होगी। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से टमाटर की खेती में भी आप 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई जो है गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट डालेंगे। और ऐसा करने के बाद में जो है आपको खेत की हकाई करनी है 1-2 बार बढ़िया तरीके से, ठीक है। टमाटर की खेती के लिए जो उर्वरकों की अगर मैं बात करूं तो 120 किलोग्राम इसमें जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है सामान्यतः, और 80 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और जो है 60 से 70 किलोग्राम जो है इसमें पोटास की आवश्यकता होती है। तो आपको जब बुआई कर रहे हो उसी टाइम पे आपको जो है आधी नाइट्रोजन जो है उसी टाइम पे दे देनी है। नाइट्रोजन में आप यूरिया ले सकते हैं और डीएपी में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट लें तो ज़्यादा ठीक है, और कुछ मात्रा में जो है आप डीएपी भी उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है पोटास की पूरी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और आधी नाइट्रोजन जो है आपको बुआई के टाइम पे ही दे देनी है। और आधी नाइट्रोजन जो बचेगी उसको अपन जो है फसल वो खेत में बुआई करने के बाद जब वो लगभग महीने से 1.5 महीने की हो जाएगी उस टाइम पे अपन देने की जो है उसमें कोशिश करेंगे। तो खेत के अंदर ये सब खाद डाल करके अच्छी तरीके से खेत की जुताई करनी है और मुख्य रूप से जो है आपको बेड बना लेनी है। मैं सभी किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि टमाटर की खेती अपने को अगर अच्छा उत्पादन लेना है, रोग रहित फसल अपने को रखनी है, तो उसके अंदर जो है आपको बेड बनाकर ही उसमें जो है खेती करनी चाहिए। और अगर आप मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। मल्चिंग के उपयोग के जो है कई फ़ायदे हैं। मल्चिंग में मुख्य रूप से आप काली मल्चिंग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो ट्रांसपेरेंट या फिर जो सफ़ेद कलर की जो मल्चिंग आती है वो ज़्यादा प्रचलन में रहती है, तो मल्चिंग का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके माध्यम से जो है आप रोग और बीमारियों से भी पौधे को बचा पाएंगे और जो है आप नमी का संरक्षण या फिर खरपतवार का नियंत्रण भी उसके माध्यम से जो है अच्छे से कर पाएंगे। और जब आपके लग जाएंगे तो फलों की जो क्वालिटी आएगी, वो मिट्टी में फल सीधे नहीं टच होंगे तो फलों की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी आएगी। तो मल्चिंग का प्रयोग जो है किसान भाइयों को करना चाहिए। अब जो है अपन जो है नर्सरी जो अपन ने तैयार कर रखी है, तो नर्सरी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। तो जो अच्छी किस्म के बीज का जो आपने चयन किया है, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरह की जो है बीज मिलते हैं, और सामान्यतः जो प्राइवेट कंपनियों के जो F1 हाइब्रिड है वो भी ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा जो पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली है या फिर IIHR है या फिर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने भी बहुत अच्छी किस्मों का विकास किया है। मैं 2-3 किस्में आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ जो मुख्य रूप से अभी बाज़ार में किसानों के बीच में ज़्यादा प्रचलन में है। जैसे सिंजेंटा कंपनी की जो आपके जो हिम सोहना जो वैरायटी आ रही है F1 हाइब्रिड, वो उसका बेस्ट रिजल्ट किसानों में देखा जा रहा है। और इसके अलावा जैसे आपकी जो सेमिनिस कंपनी का जो अभिलाष F1 हाइब्रिड टोमेटो जो आ रहा है वो भी बेहतरीन वैरायटी है। इसके अलावा जो IIHR द्वारा विकसित जो किस्में हैं, जैसे आपकी कुछ मैं बताऊं, जैसे अर्का रक्षक है, अर्का आबा है, ये जो किस्में हैं इनमें कई तरह के रोग भी नहीं होते हैं, ये बहु रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। इसके अलावा निमेटोड रेजिस्टेंट जैसे हिसार ललित किस्म आप ले सकते हैं या सिलेक्शन 120 ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी कंपनियों के F1 हाइब्रिड या फिर पूसा इंस्टीट्यूट की और भी किस्में बाज़ार में उपलब्ध है, तो आप क्षेत्र के अनुसार जो है उन किस्मों का चयन आप कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करेंगे किसान भाई, उसमें जो है नर्सरी को बढ़िया तरीके से जब तैयार कर लेंगे आप, नर्सरी में जो है बीज की बुआई बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए।
किसान भाइयों को जो है बीजों को उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए। और बीज उपचार के लिए कोई भी आप फंजीसाइड ले सकते हैं सामान्यतः, जैसे कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो UPL की आती है, साफ नामक जो ट्रेड नेम से बाज़ार में मिल जाता है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो है, इसके हिसाब से इसमें जो 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है आपको इसमें उपचारित कर लेना चाहिए। इससे जो है कवक जनित बीमारियों का प्रकोप जो है पूरे फसल काल में जो है कम रहता है। और इसके अलावा जब बीजों का अंकुरण जब हो जाता है, तो बीजों का जब अंकुरण हो जाता है, पौधे जो है 5 से 7 या 10 दिन के हो जाते हैं अंकुरण के बाद में, तो उनके अंदर जो है आपको एक बार जो है किसी भी अच्छे फंजीसाइड का एक बार उसमें ट्रेंचिंग कर देनी है, ताकि कवक जनित बीमारियां जो है उसमें नहीं हो। और मुख्य रूप से जो उसमें आर्द्रकलन या फिर डंपिंग ऑफ जो बीमारी होती है, उससे पौधों को बचाना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप रिडोमिल गोल्ड जो मार्केट के अंदर मिलती है, जिसमें मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब जो आता है, उसकी एक बार नर्सरी के अंदर जो है आपको अच्छे से ट्रेंचिंग कर देनी चाहिए। उससे जो है कवक जनित बीमारियाँ जो है सब की सब खत्म हो जाती है। नर्सरी में ही बहुत अच्छी प्राप्त हो, उसके लिए मैं किसानों को एक बार ये कहना चाहूँगा कि उसमें आप NPK 19-19-19 जो आता है, उसका एक बार जो है उनको जो है सिंचाई के माध्यम से एक बार नर्सरी में अगर दे देंगे तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी। अब नर्सरी से जब अपन खेत के अंदर पौधों को लगाने की जब बात करते हैं, तो जैसा कि आपने मल्चिंग लगा रखी या नहीं भी लगा रखी, तो पौधों को जो है आप जिग जैग आपको लगाना है। एक बेड के ऊपर 2 लाइनें आपको बनानी है। और जिग जैग का मतलब जो है अल्टरनेट तरीके से आपको बुआई करनी है। मतलब एक पौधा बेड के इस साइड में लगाया है तो थोड़ी जगह छोड़ के एक पौधा जो है बेड के इस किनारे के ऊपर लगाना है। इस तरह से जिग जैग बुआई करने से क्या है, पौधों की संख्या भी ज़्यादा लगती है, हाँ, और तो उससे क्या उत्पादन बढ़ता है और डिस्टेंस भी प्रॉपर जो है मेंटेन हो जाता है। तो 2 बेडों के बीच में जो दूरी आपको रखनी है वो लगभग 1 मीटर के आसपास या फिर 3 फीट आपको कम से कम रखनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी जो है आप जिग जैग रखेंगे, जिग जैग के हिसाब से जो है पौधों की दूरी अलग अलग हो जाएगी उसमें, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 2 से 3 फीट पौधे से पौधे की दूरी भी आपको कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि F1 हाइब्रिड है, पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं, बड़े पौधे होते हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है। तो बाद में जो है पौधों में रोग बीमारियों का प्रकोप जो है फिर कम हो और जो है उत्पादन भी अपने को अच्छा मिल सके। अब पौधों की बुआई करने समय ये ध्यान रखें, जब पौधों को नर्सरी से अपन उखाड़ते हैं उस टाइम पे नर्सरी में भी नमी होनी चाहिए। और जब अपन खेत के अंदर पौधों को लगाते हैं उस समय भी जो है खेत के अंदर जो है नमी होनी चाहिए, तभी जो है पौधों की जो पौधे प्रॉपर उस माहौल में सेट हो पाएंगे। तो अब पौधे जब सेट हो जाएँ और पौधे जब अच्छे से ग्रोथ करने लगे, तो पौधे अच्छे से जब ग्रोथ करने लगे, पौधे जब 1 महीने के खेत के अंदर आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हो, उस समय जो है आपको एक बार या तो आप NPK जो आता है उसको आप जड़ों के माध्यम से एक बार और दे देंगे। और ड्रिप से आपको सिंचाई करनी है। हमें सिंचाई भी आप ज़्यादातर केसेस में अगर आप ड्रिप से करेंगे तो ड्रिप का जो है उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ड्रिप के माध्यम से ही मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादातर जो है आपको ड्रिप के माध्यम से ही सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप के कई सारे फ़ायदे हैं, पानी की बचत होती है, उत्पादन भी बढ़ता है और खरपतवार नियंत्रण भी जो है उसके अंदर हो जाता है। तो ड्रिप के माध्यम से ही जो है किसानों एक बार NPK जो 19-19-19 आता है या फिर इसके कहीं और फॉर्मुलेशन मार्केट में उपलब्ध है, तो आप ड्रिप के माध्यम से ही जो आप फर्टिगेशन के माध्यम से वो खाद आपको दे देना चाहिए। और उसके कुछ दिनों बाद में जो बचा हुआ यूरिया है, अगर पौधों की ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है तो जो बचा हुआ यूरिया है वो आपको या तो 2 भागों में या फिर 1 भाग में ही आपको खेत के अंदर जो है दे देना चाहिए। अब कई बार देखा जाता है टमाटर में मुख्य रोग में आगे अपन देखेंगे कि लीफ कर्ल की शिकायत जो है जल्दी ही खेतों के अंदर आने लग जाती है, जिसमें पौधे पत्तियां जो है ऊपर की तरफ यूँ जो मुरझाने लग जाती है, माथा बंधने जैसी स्थिति बन जाती है। तो वो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, मुख्य रूप से जो सफ़ेद मक्खी या फिर एफिड होते हैं, ये इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। तो इस बीमारी से अपने को बचने के लिए जो है अच्छा सा कोई भी इंसेक्टिसाइड जो रस चूसक जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए अपने को छिड़काव उसमें कर देना चाहिए। आप चाहें तो इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं या फिर जो इमामेक्टिन बेंजोएट है उसका भी आप उसमें छिड़काव जो है कर सकते हैं। उससे लीफ माइनर की प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लीफ माइनर की शिकायत शुरुआती अवस्था में भी आती है, कई बार जब पौधे मैच्योर अवस्था में हो जाते हैं फ्रूटिंग के स्टेज पे, उस समय भी जो है लीफ माइनर की समस्या आती है। तो लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या फिर जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव उसके अंदर आपको कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि इमामेक्टिन जो बेंजोएट आती है ये दवाई थोड़ी जहरीली टाइप की दवाई आती है। तो एक जो टंकी आती है 15 लीटर की टंकी में आपको जो है 4 से 6 ml उसके अंदर जो है एक टंकी में डाल करके आपको छिड़काव करना चाहिए। तो ये जो कीट है जो है उनका नियंत्रण हो जाएगा। खरपतवार का जब आप नियंत्रण करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि खरपतवार आपको एक बार मैनुअली या फिर हाथ से ही खरपतवारों का नियंत्रण कर लेना चाहिए।
कई बार हाथ से नियंत्रण करना जो है पौधों के लिए लाभदायक रहता है। तो हाथ से अगर आप खरपतवार नियंत्रण कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें टमाटर में कवक जनित बीमारियां खूब सारी लगती है, जैसे अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है ना, जिनको अपन झुलसा रोग कहते हैं। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू या फिर फ्रूट रोट, कई तरह की जो है कवक जनित बीमारियां इसमें लगती है। तो मैं 1-2 कवकनाशी आपको बता रहा हूँ, जिनके आपको 15 या 20 दिन के अंतराल में 2-3 छिड़काव आप कर लेंगे तो पौधा जो है कवक से जो है कंट्रोल हो जाएगा। कुछ कवकनाशी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका जो सिंजेंटा का जो फोलियो गोल्ड आता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं, जिसके अंदर जो कंपोजिशन आता है, जो फंजीसाइड आते हैं उसके अंदर जैसे मेफेनोक्साम या फिर क्लोरोथेलोनिल, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इस फोलियो गोल्ड के अंदर आती है। इसका छिड़काव आपको कर लेना चाहिए और ये भी आपको लगभग जो है 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से जो है, या फिर एक टंकी में 20 से 30 ml डाल करके आपको छिड़काव कर देना चाहिए। और इसका छिड़काव जो है आपको या तो 15 या फिर 20 दिन के अंतराल से 2 छिड़काव कर देंगे, अगर आपको रोग की शिकायत दिखती है तो, है ना, तो उसका जो है प्रभावी नियंत्रण आप लोग इसमें कर पाएंगे। कीट भी टमाटर के अंदर खूब सारे कीट लगते हैं। रस चूसक कीटों में आपके एफिड है, थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है ना, या फिर लीफ माइनर है, इस तरह के कीट भी लगते हैं। इसके साथ में जो लटें होती है वो भी खूब लगती है, जिसके अंदर जैसे फ्रूट बोरर है या फिर जो भी लेपिडोप्टेरियन जो पेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो लटें या फिर जितने भी लार्वा वाले जो कीड़े होते हैं उनके नियंत्रण के लिए जैसे आप कोई भी एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड आप छिड़काव करेंगे। जो लटें होती है या फिर जो रस चूसक जो कीट होते हैं, इन दोनों के प्रभावी नियंत्रण के लिए जो आजकल के बाज़ार में जैसे अच्छे जो इंसेक्टिसाइड, सिंजेंटा का जो एम्प्लिको जो आ रहा है, एम्प्लिको ट्रेड नाम से आता है। इसके अंदर एम्प्लिको के अंदर जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनमें जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है ना, या फिर इसके अंदर जो लेमड़ा साइलोथ्रीन भी इसके अंदर आता है। तो ये लेपिडोप्टेरियन जो इंसेक्ट होते हैं या इसके अलावा जो रस चूसक जो कीट होते हैं, इन दोनों का जो है प्रभावी नियंत्रण इस कीटनाशी के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये कई बार लट्टों का प्रकोप नहीं और केवल आपके जो है ये रस चूसक कीट ही हैं, तो इसके अंदर जो आप इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल का छिड़काव आप कर सकते हैं। और पुलिस नाम से कई कंपनियों, जैसे पुलिस नाम से भी एक बाज़ार में मिलता है जिसमें इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल आपको मिल जाता है। तो इस तरह से जो है कीट नियंत्रण भी आप कर सकते हैं और 15 से 20 दिन के पीरियडिकली आपको जो है इनका छिड़काव करना है। इसके अलावा कई बार किसान कहते हैं कि यार मेरे फूल जड़ रहे हैं या फिर फूल कम आ रहे हैं फूलों को बढ़ाने के लिए। तो फूलों को बढ़ाने के लिए भी जो अमीनो एसिड या फिर जो पेप्टाइड्स के जो कई अलग अलग कंपनियों के बाज़ार में मिलते हैं, जैसे इसाबियोन करके दवाई बाज़ार में मिलती है, जिसमें जो अमीनो एसिड प्लस जो पेप्टाइड्स वगैरह आते हैं। या फिर इसके अलावा जो मल्टीप्लेक्स का जो जीवरस आता है वो भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमिक एसिड जो आती है उसका आपको सॉइल एप्लीकेशन ड्रिप के माध्यम से आप कर दोगे तो भी जो है उसमें फूलों की संख्या उसमें जो है बढ़ेगी। और कई बार क्या होता है, पौधा केवल वानस्पतिक तरीके से ही ग्रोथ कर रहा है, पौधा बहुत बड़ा आ गया, फूल भी नहीं आ रहे हैं ना, तो उस केस में भी आपके एक आधे जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो ग्रोथ को कम करते हैं, फ्रूटिंग को प्रमोट करते हैं, तो ऐसे में जो है आप जैसे चमत्कार एक दवाई आती है बाज़ार के अंदर, या फिर एक लिहोसिल जो आती है दवाई, उसका भी आप जिसमें क्लोरमेक्वार्ट क्लोराइड आता है, उसका भी जो है एक कंट्रोल आप उसका जो एक नियंत्रित तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, तो पौधे की जो है वानस्पतिक वृद्धि कम होती है, जो फ्रूटिंग उसमें अंदर जो है ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है। और इसके लास्ट में जब फलों को अपन ये चाहते हैं कि फल एक जैसे पकें, मतलब एक ही समय पे फल अगर पकें, तो उसके लिए जो आपका बायर कंपनी का जो इथरेल बाज़ार में मिलता है जिसमें इथेफोन आता है, उसका अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो जो है पौधे यूनिफॉर्म राइपनिंग होती है, मतलब एक साथ फल पकते हैं, तो जो है बाज़ार में अपन एक साथ तोड़ के उनको ले जा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये सलाह दूंगा कि आप हमेशा जो है पौधों को सहारा देवें। आपने जो बेड बनाई है उसमें जो है आप या फिर बांस की लकड़ी के माध्यम से जो है 10 से 15 फीट के अंतराल पे जो है बांस की लकड़ियाँ लगाकर उसके अंदर जो है आप सूतली बांध सकते हैं, या फिर उसमें वायर बांध के, या फिर जो तार आते हैं लोहे के, स्टील के, वो तार बांधकर जो है पौधों को सहारा देना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से पौधों को बांधना चाहिए। ऐसा करने से पौधे नीचे नहीं गिरते हैं, पौधे ग्रोथ भी अच्छी करते हैं और फलों की क्वालिटी जो है वो बाद में अच्छी अपने को प्राप्त होती है। तो मैं चाहूँगा किसानों को जो है सहारा देकर ही जो है करना चाहिए, बहुत अच्छा फलन होता है किसान भाइयों। अगर अपन समय समय के ऊपर अगर अपन कवकनाशी का प्रयोग या फिर कवकनाशियों का या फिर जो कीटनाशी हैं उनका प्रयोग करते हैं, जो उत्पादन जो है अपने को अच्छा प्राप्त होता है।
एक पौधे से अपन जो है 20 से 30 किलोग्राम तक जो है फ्रूट अपन प्राप्त कर सकते हैं अगर नियंत्रित तरीके से खेती की जाए। समय समय पे खाद देना बहुत आवश्यक है। और अगर आप आपने लगा रखी है तो फर्टिगेशन के माध्यम से ही ज़्यादातर जो है अपने को खेत देना चाहिए। और NPK का जो है बहुत महत्व है किसानों। NPK का जो है अपने को छिड़काव करते रहना चाहिए बीच बीच में, तो है पौधों की जो है ग्रोथ प्रॉपर होती रहती है। और इसमें कई बार जो है फल फटने की समस्या भी आती है और फलों में चमक अच्छी हो उसके लिए आपको बोरोन देना चाहिए पौधों में। इसके अलावा जिंक सल्फेट देना चाहिए, सल्फ़र भी देना चाहिए या फिर कैल्शियम भी आपको देना चाहिए। तो बाज़ार के अंदर ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का कोई भी फॉर्मुलेशन जो आप ला करके उसके माध्यम ड्रिप के माध्यम से या फर्टिगेशन के माध्यम से जो है आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अपन अगर टमाटर की खेती करेंगे तो टमाटर की खेती से जो है अपन अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।